और वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज हम लोग करेंगे इंडियन पॉलिटीज के एमसीक्यू। याद रखना दोस्त, आज हम लोग करने वाले हैं 25 एमसीक्यू, वो की बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि एक एक एमसीक्यू से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तो आंसर करना है कि इसका आंसर सही क्या होगा, साथ में मैं उसके लिए बताऊंगा कि आखिर इसका आंसर सही क्या होगा। यानी पहले आप आंसर बताएंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा कि आखिर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसीलिए सभी लोगों का रिप्लाई यहां आना जरूरी है। और साथ साथ में यहां क्लास को आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं के आर सुमन, आप लोग पढ़ रहे हैं डिफेंस वॉरियर एग्जामिनेशन चैनल पर। और साथ साथ पर यहां बात करेंगे कि हम यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आसान भाषा में, यानी सरल भाषा में। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज। आप लोग आंसर देंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करें। आइए चलते हैं पहला प्रश्न। समय गवाए बिना ही हम लोग पहले सवाल को जो है स्टार्ट करते हैं। सर पहला सवाल क्या कहता है? सर पहला सवाल अनुच्छेद से संबंधित है। सर पहला सवाल किससे संबंधित है? सर आर्टिकल से संबंधित है। देखो दोस्त, आप लोगों को आर्टिकल से संबंधित कुछ प्रश्न मैं इसलिए करा रहा हूं सो दैट कि आपको धीरे धीरे क्या हो जाए, सारे के सारे आर्टिकल्स याद होने लगे। सारे के सारे आर्टिकल्स जो है ना, जो अनुच्छेद हैं, वो आपको धीरे धीरे याद होने लगे। इसीलिए ये मेरा प्रयास है कि आपको आर्टिकल संबंधित प्रश्न, अनुसूची संबंधित प्रश्न और साथ साथ में जो पार्ट संबंधित प्रश्न, यानी जो आपके भाग हैं संविधान के, उसके संबंधित प्रश्नों को भी साथ साथ में यहाँ पे कराया जा रहा है, सो दैट कि आपको धीरे धीरे करके याद हो जाए और एग्जामिनेशन में जब आपसे पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर पाए। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आर्टिकल्स एसोसिएशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन और करेक्टली मैच। आपको बताना है कि सर इनमें से कौन सा जो है आपकी संस्था के बारे में जो बात की गई है, कौन सी जो है संस्था के बारे में उसका सही आर्टिकल उसके सामने लिखा है, आपको ये बताना है। पहली बात की गई है कि सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात क्या आर्टिकल 318 में की गई है? तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आगे निकल गए, सर ये तो बहुत आगे निकल गए। सर आप 124 कहते तो हम यहां पर रुक जाते, है ना सर। आप कहते सर 124 आर्टिकल तो हम यहां पे रुक जाते। बात करते हैं सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात क्या आर्टिकल 324 में की गई है, देखते हैं। अभी दूसरे आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। सर क्या इसके बारे में बात आप कुछ करेंगे? सर एडवोकेट जनरल कहां है यार? 300 में तो एडवोकेट जनरल नहीं, 351 तो क्या है, ये भाषाओं संबंधित प्रश्न है ना। ये भाषा जो आपकी क्या होती है, जो मदर टंग से संबंधित प्रावधान यहाँ पे बातें की जा रही, तो यहाँ एडवोकेट जनरल साहब कहां पे आ रहे हैं? बिल्कुल यहाँ पे नहीं होंगे। सर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यहाँ पे बेसिकली ये बात करने जा रहा है यूपीएससी के बारे में, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। सर कौन से आर्टिकल के बारे में बात करते हैं? सर आप बताओगे सर इसके बारे में तो बात, सर आर्टिकल किसके बारे में? आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक के बारे में इसमें बात की गई है। याद रखना दोस्त। तो हेंस इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? सर आंसर करेक्ट हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा सर? यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपने इस प्रश्न से क्या सीखा? साथ साथ में आपने सीखा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहां बात की गई है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है, यूपीएससी के बारे में कहां बात की गई है। यदि मैं इनकी बात करूं, यानी एडवोकेट जनरल के बारे में बात करूं, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे इनको हिंदी में हम बोलते हैं सर महाअधिवक्ता, है ना सर। ये कहां पे होते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ जो है स्टेट होते हैं, ये स्टेट के लेवल पे एडवोकेट जनरल होते हैं। याद रखना, स्टेट के लेवल पे क्या होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। और वहीं जब सेंटर की बात करते हैं, यानी केंद्र की बात करते हैं, तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। कौन होते हैं दोस्त? अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर आंसर बी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी लोगों को आंसर देना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सरल है, और आपको इसका आंसर जरूर देना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखो, आपको ना भावुक करने की कभी कभी कोशिश करेगा कि सर गणना की दृष्टि से, कैलकुलेशन की दृष्टि से ये कितने आर्टिकल हैं। देखो, आप जानते हो कि भारत के संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं दोस्त? संविधान में संशोधन होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल्स के नंबर जो है वो बढ़ते रहते हैं, यानी पार्ट सब पार्ट बढ़ते रहते हैं। परंतु यदि मैं बात करूं कि मूल रूप से कितने
जो है आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में, तो आप बताओगे सर 395 यानी 395 आर्टिकल्स जो हैं वो मूल रूप से भारतीय संविधान में हैं। और सर अनुसूचियों की बात करें, यानी जो है आपके स्केड्यूल्स की बात करें, अनुसूचियों की बात करें, तो सर कितनी है सर 12 इसकी अनुसूचियां हैं। तो आपका आंसर क्या होगा सर, इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा सर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इतनी बात को याद रखना है कि जब भी आपसे अनुसूची और जो है अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे तो आपको इस संख्या को याद रखना है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब क्या है दोस्त, इसी के बारे में इन्हीं को क्या किया हम लोगों ने, सब पार्ट में बांट दिया। क्या कर दिया, सब पार्ट में बांट दिया है। जैसे हमने क्या किया, 21 की जगह पे क्या कर दिया, 21 तो है ही, साथ साथ में 21A कर दिया, है ना, 43A कर दिया, 43B कर दिया, है ना, इस तरीके से। लेकिन हम इसे क्या करते हैं, 43 ही एक काउंट करते हैं, क्योंकि ये बाद में जो जोड़े गए वो अमेंडमेंट के माध्यम से यानी संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वो करेक्ट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। बहुत सारे लोग आंसर करेक्ट दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इनकरेक्ट दे रहे हैं। जो लोग इनकरेक्ट आंसर दे रहे हैं उनको थोड़ा सा सोचना है और साथ साथ में ध्यान से पढ़ना भी है। आइए चलते हैं, दो मैचिंग दी हुई है आपको। क्या दी है दोस्त, दो मैचिंग दी गई है आपको। इन मैचिंग को मिलाने का प्रयास करना है। सर मैचिंग किससे संबंधित है, कौन सा विषय से संबंधित है, कंटेंट क्या है, इसमें देखना है। सर ये बोल रहा आर्टिकल 54, सर ये क्या बोल रहा है सर, आर्टिकल 54 के बारे में बात कर रहा है। सर आर्टिकल 54 किस चीज के बारे में बात करता है। यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा कि सर आर्टिकल 54 की जब हम बात करते हैं तो ये तो प्रेसिडेंट से संबंधित बात है ना, क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी पढ़ाए थे, डीपीएसपी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाया था और उसके बाद आपने प्रेसिडेंट ही तो पढ़ाया था। प्रेसिडेंट कहां से शुरू हो जाते हैं सर, आर्टिकल 52 से शुरू हो जाते हैं। कहां से शुरू हो जाते हैं दोस्त, आर्टिकल 52 से जो है राष्ट्रपति यानी जो हमारे आपके जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शुरुआत हो जाती है। सो आर्टिकल किसमें सर, आप बताओगे सर, आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 52 से प्रेसिडेंट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 54 की बात की जा रही है। बिल्कुल सर सही बात है कि यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो दोस्त, यदि आपने एक आंसर मिलाया, सर यदि आपने एक आंसर भी यदि आपको पता था, एक ऑप्शन के बारे में ही पता था, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, कुछ चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, कुछ चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, एक बात तो पता चल गया कि जो ए के सामने होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा सामने। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि सर ये दो ऑप्शन तो पूरी तरीके से इनकरेक्ट हो जाएंगे, है ना। याद रखना दोस्त, ये एलिमिनेशन राउंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप कितना भी पढ़ लोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये वाली जो फंडा है ना, जो यानी जो एलिमिनेशन वाला फंडा है, इसको जरूर सीखना पड़ेगा। उसका कारण यही है दोस्त कि आप एग्जाम में सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, सब कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए हमें कुछ एलिमिनेशन के फंडे भी पता होना चाहिए। चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे दोस्त, है ना। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं सर यहाँ पे, सर बात करते हैं, एक बात तो हमने मिला लिया, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। सर दो ऑप्शन तो हमने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए हैं। अब बात करते हैं सर आर्टिकल 75 की। अब देखो आर्टिकल 75 की जब भी आप बात करोगे तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि सर आर्टिकल 75 की बात करोगे तो यानी ये किस बारे में आ रहा है सर, ये यूनियन के बारे में बात कर रहा है, यानी केंद्र के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 5 में यदि भाग 5 की बात करते हैं तो सर भाग 5 में क्या है सर, आप बताओगे कि 5 में जो है यूनियन के बारे में यानी संघ के बारे में बात की गई है। बिल्कुल सही बात है, जब संघ की बात की गई है तो यहाँ पे संघ की बात ही तो की जा रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल सही बात है सर, आर्टिकल 75 में इसके बारे में पूरी बात की जाती है। वेरी गुड, तो ये बात भी हमें क्या हो गई सर, क्लियर हो गई। ये बात भी हमारी क्या हो गई सर, ये बात भी क्या हो गई दोस्त, हमारी क्लियर हो गई। यानी हमारे सामने क्या हो गया सर, हमारे सामने क्या हो गया, दो चीजें क्लियर हो गई कि ए का फर्स्ट होगा सर, ए का फर्स्ट होगा एंड बी का सेकंड होगा। अब सर ए के सामने हमने देख लिया कि ए के सामने क्या है, ए के सामने फर्स्ट है, चलिए ठीक है, इसमें भी है, बी के सामने सेकंड है, इसमें भी है। अब देखो यहां तक आंसर आपका नहीं आया, अब आपको देखना है तीसरा ऑप्शन, यानी आप देखते हैं सर सी के सामने क्या होना चाहिए। सी की बात करें तो सर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स,
क्या 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स है? आप देखोगे सर क्या 164 में क्या है, आपको जो है बात करोगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या बात की गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात की गई है। तो बिल्कुल सर बिल्कुल सही है, यानी आप बोलोगे कि सर ये जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीटली मैच्ड है ना। यदि ए को फर्स्ट से मिलाते हैं, बी को सेकंड से मिलाते हैं, सी को 3 से मिलाते हैं और डी को 4 से मिलाते हैं तो कंप्लीट मैचिंग हो जाती है। इस प्रकार से हेंस आंसर क्या हो जाएगा सर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो लोग भी बी ऑप्शन इसको बता रहे थे वो गलत है, बल्कि इसका आंसर क्या होगा सर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहां चलते हैं सर, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो, यानी भारत में एक नया राज्य मिलाना है, तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। यानी संविधान की किस अनुसूची को संशोधित अवश्य किया जाना चाहिए, आप बताएंगे। यदि कोई नया राज्य बनाना है तो संविधान की किस अनुसूची को, यहाँ पे क्या बात की जा रही है दोस्त, किस स्केड्यूल को यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, जो है संशोधित किया जाना चाहिए, याद रखना है। तो सर यहाँ पे क्या फर्स्ट स्केड्यूल को यानी पहली अनुसूची को क्या यहाँ आपको संशोधित करने की जरूरत है? देख लेते हैं सर। अभी सर आप बताओ दूसरे के लिए क्या जरूरत है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, फोर्थ में क्या है। यदि आप लोगों ने कंटेंट को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी लिस्ट बताई थी। बहुत सिंपल सी चीज है सर। यदि देखो नया राज्य बनाना है तो क्या होगा सर, आपको पता है ना, आपको पता है कि पहली अनुसूची को हमें संशोधित करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट यानी पहली अनुसूची को क्या करना पड़ेगा सर, हमें संशोधित करना पड़ेगा। सर इसमें क्या है, इसमें सर सारे स्टेट और यूनियन की बात की गई है ना, और साथ साथ में और क्या बात की, कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए सब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सभी लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सर निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, आपको क्या करना है, कुछ कथन है उस पर विचार करना है। कथन 3 आपको दिए हैं। पहली बात बोला है कि सर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें 20 पार्ट्स है। क्या ये बात सही है? क्या भारत के संविधान में जो है 20 पार्ट्स हैं, यानी क्या भारतीय संविधान में 20 भाग हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये आप क्या फालतू की बात कर रहे हो, यहाँ तो 22 भाग होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, यहाँ तो 22 भाग होना चाहिए। हेंस यदि आपको करेक्ट आंसर बताना है तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सर आपका ऑप्शन डी और आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। इतनी बातें हमें अच्छे से समझ में आ गई कि सर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइए देखते हैं, दूसरे ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारत का संविधान है ना, हैज टोटल नंबर ऑफ 390 आर्टिकल। क्या भारत के संविधान में 390 आर्टिकल हैं? क्या 390 आर्टिकल हैं? तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने क्वेश्चन में ही बताया था कि सर यहाँ पे कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं दोस्त? 395 आर्टिकल हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हेंस जब फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया और ये इनकरेक्ट हो गया और सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास और इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। हेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सर सी ऑप्शन में लिखा क्या है देख लेते हैं भाई साहब। 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल एंड 12th schedules are added to the constitution of the India by constitutional amendment। ये बात सही है ना। शुरुआत में जब भारत का संविधान बना तो उस टाइम पे अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी सर? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बाद में कितनी अनुसूचियों को और जोड़ दिया सर? 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया, यानी 9th, 10th, 11th, 12th जो जुड़ी वो सब संविधान के संशोधन के माध्यम से जुड़ी। हेंस आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सर तीसरा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे सर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और सरल सी भाषा में आप लोग समझ रहे हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है सर?
क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? आप मुझे बताएंगे कि भारतीय संविधान की तीसरी जो अनुसूची है उसमें किस चीज के बारे में क्या उपबंध लिखे हुए हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहली बात, फॉर्मेट ऑफ ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, क्या ये बात सही है? फॉर्म ऑफ ओथ टू बी टेकन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या ये बात सही है? फॉर्मेट ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या ये बात सही है? फॉर्मेट ऑफ ओथ टू बी टेकन बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप इसका आंसर सही बताएंगे, है ना? सही, इसका सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या करेक्ट होगा, है ना सर? इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या है सर? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे दोस्त, क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। आप सभी लोग आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, यानी जो ओथ के बारे में जो बात कर रहा है वो क्या इसका आंसर करेक्ट होगा। आप लोग पढ़ रहे हैं 6th क्वेश्चन, ठीक है? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे और फिर उसके बाद कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं सर, देख लेते हैं 6 क्वेश्चन की जब हम बारे में बात करेंगे, 6 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे सर, तो यहाँ पे याद रखना दोस्त, यूनियन मिनिस्टर की ओथ के बारे में, यूनियन मिनिस्टर की ओथ के बारे में क्या यहाँ बात की जाएगी सर? क्या यूनियन मिनिस्टर की ओथ के बारे में यहाँ बात की जाएगी? तो जी बिल्कुल सर, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर की ओथ के बारे में यहाँ बात की जाएगी। वेरी गुड सर। यहाँ पे दूसरी बात की गई है, फॉर्म ऑफ ओथ टू बी टेकन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी सर, यहाँ पे बात की गई है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन याद रखना दोस्त, तीसरे शेड्यूल में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ की बात नहीं की जाती है। इस बात को याद रखना है दोस्त, सभी लोगों को याद रखना है, बार बार याद रख लो इसको। राष्ट्रपति की शपथ की बात यहाँ पे तीसरी अनुसूची में नहीं की जाती है, हेंस यहाँ पे बात आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। यदि आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? आपके सामने हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, यानी बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग की बात आप मुझे बताओगे कि किस विषय का जो है द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। आप बताएंगे, 4 चीजें आपको दी हैं, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, है ना? तो ये कौन सी लिस्ट में है, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात संविधान की जो है कौन सी लिस्ट में इसके बारे में बात की जाती है? सभी लोग इसको बात करेंगे। देखो दोस्त, बेसिकली बात क्या है, सरल सी बात समझोगे, स्टेट प्लानिंग कमीशन होती है। यदि सरल समझोगे तो स्टेट प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी पहले और नेशनल प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, ठीक है? अब क्या हो गया? नीति आयोग हो गया सेंटर के लेवल पे। लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या है? प्लानिंग कमीशन की बात क्या है? प्लानिंग कमीशन बेसिकली क्या, स्टेट के लेवल पे ही प्लानिंग कर सकते हो, आर्थिक नियोजन कर सकते हो, और साथ साथ में आपको सेंटर के लेवल पे तो करना ही है। यानी सो दोस्त, ये बेसिकली विषय किसका है सर? कंकरेंट लिस्ट का है। इसमें बहुत सिंपल सी बात है यार, हमें आर्थिक नियोजन करना है, यानी हमारे पास कुछ पैसा है, उसको किस तरीके से हम प्लान करें, है ना? हमारे देश में कैसे विकास होगा, ये सारी की सारी सेंटर भी प्लान कर सकता है, याद रखना दोस्त, है ना? और स्टेट भी प्लान कर सकता है। इसी वजह से किसको रखा, किसमें रख दिया इसको? हमने रख दिया दोस्त कॉनकरेंट लिस्ट में। किसमें रख दिया? कॉनकरेंट लिस्ट में रख दिया, यानी समवर्ती सूची में रख दिया। किसमें रख दिया सर? समवर्ती सूची में इसको रख दिया। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दो, सभी लोग, है ना? सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे। वेरी गुड, जो लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 8। सभी लोग आंसर बताएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 8 यानी निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपको मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है, यानी कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो किसमें है दोस्त? जो कि आपका समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जनरली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है? कि अब देखो पुलिस की बात करें तो यार ये तो सबको पता है, पुलिस किसके अंतर्गत होती है? स्टेट की। हर स्टेट की पुलिस अपनी ही होती है, ठीक है? जब आपराधिक मामले की बात करें, याद रखना दोस्त, आपराधिक यानी क्रिमिनल केसेस की जब हम बात करते हैं, तो सर यदि आपने क्या है सर, यदि स्टेट के स्तर पे क्राइम किया कोई, या स्टेट में क्राइम किया, कहीं पे भी क्राइम किया, तो इस पे याद रखना क्राइम से संबंधित
जो क्राइम से संबंधित यदि कानून किसी को बनाना है, क्राइम पर किसी को कानून बनाना है, तो याद रखना दोस्त, कौन बना सकता है? सेंटर भी बना सकता है। याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि सेंटर भी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कानून बना सकता है। और साथ साथ में जो स्टेट होता है, यानी स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्त? स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब राज्य जो है वो भी क्या बना सकता है? कानून बना सकता है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अपराध को रोकने के लिए। तो वैसे भी आपको बिल्कुल सरल सी बात आ गई कि सर क्रिमिनल केसेस में, सर क्रिमिनल केसेस में क्या है? वो जो है कंकरेंट लिस्ट में होते हैं, समवर्ती सूची में होते हैं। जिन जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है आंसर, जिन जिन लोगों ने बी ऑप्शन को करेक्ट किया है, आप सभी लोगों का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट सर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पढ़ के बता दो जल्दी से। सर क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि जो है आपके भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है सर? आप थोड़ा सा बता दो आप, है ना? तो आप क्या बोलोगे सर? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है बेसिकली कि आप क्या है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आप सिर्फ जो है चले जाते हैं इस वजह से क्योंकि आपको कुछ फायदा हो रहा है ना? आप सोचो ना, आपने देखते रहते होंगे कि एक नेता है वो किसी की पार्टी से चुनाव लड़के जो है चुनाव लड़ा किसी भी पार्टी से और दूसरी पार्टी में जाके मिल गया। तो हमारा संविधान क्या कहता है कि भाई साहब यार ये दल बदल क्यों कर रहे हो? तो हमने क्या बोला, हमारी पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया। कौन सा? एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या रखा सर? उसका नाम रखा एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, नाम पूछा जा सकता है। यदि एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो सर आप पूछोगे सर ये एंटी डिफेक्शन लॉ है बेसिकली ये कब आया? तो आप बता दोगे सर 52nd अमेंडमेंट हुआ था ना भारतीय संविधान का। 52nd भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था उसमें ये आया था सर। उसके माध्यम से क्या हुआ सर? हमने एक और स्केड्यूल जोड़ दिया। सर क्या जोड़ दिया? स्केड्यूल, यानी स्केड्यूल मतलब अनुसूची जोड़ दी। सर कौन सी अनुसूची जोड़ी? सर आप बताओगे कि सर 10th अनुसूची इसमें हमने जोड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग लगभग सभी लोगों का ये आंसर करेक्ट है ना? लगभग लगभग आप सभी लोगों का ये आंसर क्या है दोस्त? करेक्ट है, क्योंकि आप बिल्कुल सही आंसर इसको दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर दो सभी लोग सेशन को, है ना? एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दो। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डायरकी एट सेंटर। देखो ये क्वेश्चन में जब आपको एनडीए का पेपर प्रैक्टिस करा रहा था उसमें भी मैंने आपको कराया था, है ना? ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इस टाइप के प्रश्नों से आपको बिल्कुल तैयार रहना है। सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टेब्लिश, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टेब्लिश डायरकी एट द सेंटर, यानी केंद्र में डायरकी यानी द्वैध शासन आ गया। मैंने क्या बताया था आपको द्वैध शासन? कि सर द्वैध शासन का तात्पर्य यह है बेसिकली कि जो विषय है कानून बनाने के, जो जिन पे हम कानून बना सकते हैं उसको हमने दो भागों में बांट दिया। सर दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से सर? एक को हमने बोला रिजर्व लिस्ट। क्या बोला सर? इसको हमने बोला रिजर्व लिस्ट। और एक को हमने बोला ट्रांसफर्ड लिस्ट, है ना? क्या बोला सर? ट्रांसफर्ड लिस्ट। याद रखना क्या बोला? ट्रांसफर्ड लिस्ट बोला। बहुत बढ़िया सर। ट्रांसफर्ड लिस्ट पे कौन कानून बना सकता था? सर इस पे जो है यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो कानून बना सकती थी। लेकिन जो रिजर्व लिस्ट है, यानी ये रिजर्व किसके लिए किया गया है? इस पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की जो काउंसिल होती है, अंग्रेजों की जो काउंसिल है वही कानून बना सकते हैं। गवर्नर है वही कानून जो है कानून बना सकते हैं। चलो भाई इतनी बातें हमें क्लियर हो गई सर। तो आप इसे मुझे बता दो कब आया? तो याद रखना दोस्त, जब केंद्र की जब हम बात करेंगे तो केंद्र में जो डायरकी आई वो कब आई? 1935 में आई। सब कब आई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से क्या लेके आए सर? डायरकी। कहां पे? सेंटर पे। सो वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया। सो आंसर क्या हो जाएगा सर? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी जब सेंटर की बात पूछ रहा है
तो कभी ये स्टेट की भी बात पूछेगा, कभी ये स्टेट की भी बात पूछेगा कि स्टेट में डायरकी कब आई, स्टेट में डायरकी कब आई, तो आप बताओगे सर 1919 में, यानी मार्लियामेंटो रिफॉर्म के माध्यम से, मार्लियामेंटो रिफॉर्म के माध्यम से, सॉरी मार्लियामेंटो नहीं, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के माध्यम से, सॉरी माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के माध्यम से, किसके माध्यम से, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म के माध्यम से क्या आया, यहाँ पे डायरकी आ गई थी स्टेट में, ठीक है, किस पे, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म से जो है यहाँ पे आ गई थी डायरकी। सर माउंटेन्यू कौन थे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना कौन से सेक्रेटरी थे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं सर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या कहता है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में है। बहुत सिंपल है, सरल सी बात है सर, राज्य सूची का विषय है, किसका विषय है, जो पंचायती राज है, पंचायती राज जो व्यवस्था है वो किसका विषय है, जो है वो राज्य सूची का। यानी पंचायती राज में कोई भी नए कानूनों में कुछ करना होगा, उस पर कोई कानून बनाना होगा, पंचायती राज कैसे काम करेंगी, अब वो उस पर कानून कौन बनाएगा, सर राज्य सरकार बनाएगी। यानी ये स्टेट लिस्ट का विषय इसको बना दिया गया है। वेरी गुड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे सरल सवाल कोई था ही नहीं। चलो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए सवाल क्या है सर, भूमि सुधार के विषयों में, सर सवाल क्या है, भूमि सुधार के विषयों में, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। आप मुझे बताओ कि भूमि सुधार विधेयक सॉरी विषय किसके अंतर्गत आता है। देखो आप सबको पता है कि जो भूमि सुधार की जब बात आती है ना दोस्त, स्टेट के अंतर्गत ये विषय आता है। सरल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसीलिए तो आप देखते हो कहा जाता है कि फला स्टेट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट को अच्छे से जो है इंप्लीमेंट करा दिया। फला स्टेट का, बंगाल का जो लैंड रिफॉर्म है वो बहुत अच्छा है ना। तमिलनाडु का लैंड रिफॉर्म है वो ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश बिहार का लैंड रिफॉर्म उतना अच्छा नहीं है ना। तो इसका मतलब तात्पर्य क्या होता है कि सर जो भूमि सुधार हो रही है ना, भूमि हमें सबको देना है, कुछ ना कुछ भूमि सबको तो मिल जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर किसका विषय है, सर ये तो स्टेट लिस्ट का विषय है। किसका विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। बहुत बढ़िया। चलिए देखो हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13वें नंबर का। सिंपल क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से सिंपल है, थोड़े से क्वेश्चन क्या है सर, सिंपल है परंतु क्या है, महत्वपूर्ण है दोस्त। कैसे हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए ये आपका फेवरेट सवाल है ना, ये सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है भाई साहब, कई एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि आखिर आप मुझे बताओ कि जो छठी अनुसूची है यानी जो 6th शेड्यूल है वो किस चीज से संबंधित है। 6th शेड्यूल है वो किस चीज से संबंधित है ना। तो आपको सबको पता है कि जो 5वीं अनुसूची है, कितनी 5वीं अनुसूची है, और जो छठी अनुसूची है जो ट्राइबल एरिया से संबंधित है। लेकिन जब छठी अनुसूची की बात करते हैं तो हम आपको क्या बताते थे सर, आपको मैंने बताया तो था ATM स्क्वायर, है ना। ATM स्क्वायर मैंने बताया था सर, ATM स्क्वायर बताया था सर। कौन ATM स्क्वायर का मतलब क्या है सर, जो है इसमें 4 राज्य हैं सर, 4 राज्य हैं। कौन कौन से सर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। ठीक है, तो हमें 3 स्टेट के नाम सीधे सीधे मिल गए हैं सर, 3 स्टेट के नाम मिल गए। असम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यानी हेंस आंसर क्या हो जाएगा सर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति ने ये आंसर सही दिया है वो बधाई का पात्र है। यानी उसने ATM स्क्वायर को समझने का प्रयास किया था, ATM स्क्वायर उसको समझ में आया है, इसका मतलब। चलो भाई, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी अगले प्रश्न की तरफ, है ना। नेक्स्ट को भी हिंदी में अगला ही कहते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या बोलता है कि बेसिकली जो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया के बारे में बात की गई। देखो बिल्कुल आ गया ना आपके दिमाग में वही चीज सर, शेड्यूल एरिया के अभी तो आपने बताया था, आप यही बोलोगे ना सर, अभी तो आपने बताया था
और अभी आपने फिर से उससे संबंधित सवाल पूछ लिया। तो बिल्कुल भाई, हम ऐसा थोड़ी ना कोई हमने कसम खा ली कि हम अब आपको वो सवाल नहीं पूछेंगे। हमें आपको याद कराना है, हमें आपको क्या करना है, याद कराना है, और एक एक चीज याद करा के रहेंगे। याद रखना सर, अभी आपने बताया था कि जो पांचवी पांचवी अनुसूची और जो है साथ साथ में सर यहाँ पर जो है सिक्स अनुसूची यानी छठी अनुसूची यानी सिक्स शेड्यूल, ये दोनों ट्राइबल एरिया से संबंधित हैं। तो शेड्यूल एरिया से संबंधित बात की जाएगी तो सर इसमें से आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है? सर थर्ड की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सेवेंथ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, नाइन्थ की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हेंस बी ऑप्शन करेक्ट, यानी आप सभी लोगों का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन क्या होगा सर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखना क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी छोटी जो गलतियां है ना वही तो हमें रोकना है। जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जब आप जिस दिन छोटी गलतियों को इग्नोर कर जो छोटी गलतियों को सही करने लगोगे, यानी उन गलतियों से जो है आप जो है एक बार सफलता पा लोगे उन गलतियों पर, तो ऐसी स्थिति पे क्या हो जाएगा? आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्योंकि सरल क्वेश्चन गलत करने से ही आपका सिलेक्शन रुकता है। कठिन क्वेश्चन तो आप कर रहे हो ना, इतनी मेहनत कर रहे हो ही जाता है आपका, परंतु जो सरल क्वेश्चन गलत करता है उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये मेरा चेतावनी है, या फिर इसे आप क्या समझे, इस बात को आप समझ सकते हो कि सर ये आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि आपका जो है आपके शरीर पर, आपके जो है बॉडी पर, आपके जो है शरीर पर क्या होना चाहिए? वर्दी होना चाहिए। आपको थोड़ा बुरा भी लगेगा हमारी बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुरा भी लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या चाहिए? वर्दी आपके शरीर पर होना चाहिए। यही एग्जामपुर का लक्ष्य है दोस्त, यही एग्जामपुर का लक्ष्य है कि आपकी वर्दी आपके पास होनी चाहिए। अभी दूर है ना आपसे, चलो कोई बात नहीं, हम सब लोग पास दिलाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, यानी 15वें नंबर के प्रश्न की। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। भैया ये तो सरल सवाल पूछ लिया सर, ये कैसे सवाल पूछ रहे हो, है ना? लेकिन सर ये सवाल क्यों पूछा? देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है सर। हमें कंफ्यूजन कहाँ होता है सर? यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। कौन सी बात में? कि सर ये बताओ कि जो पंचायतें, हमें पंचायतों को हम लोगों ने जोड़ा है ना, पंचायती जो राज जोड़ा सर, वो कहाँ जोड़ा? पहली बात तो आप बोलोगे सर देखो इसमें हमने एक अनुसूची जोड़ी। क्या जोड़ी सर? अनुसूची नंबर 11, पहली बात। तो जब शेड्यूल्स की बात की जाएगी, 11th शेड्यूल की बात की जाएगी, तो सर पंचायती राज की हम यहाँ बात करेंगे। तो आंसर तो आपके सामने आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन जब मैं बात बोलूं कि सर ये बताओ कि पंचायती राज को संविधान के किस भाग में जोड़ा, पंचायती राज को संविधान के किस भाग में जोड़ा, तो आप बोलोगे सर पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो? तो यही गेम है। पंचायती राज भाग यदि पूछे यदि तो 9 है, और यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि सर कौन से स्केड्यूल में है, तो सर स्केड्यूल 11 नंबर है। सर म्युनिसिपैलिटी के संबंधित में जो बातें की गई हैं, यानी जो आपकी नगर पालिका की जो बात की गई है, वो सर कहां जोड़ा गया है? तो आप बोलोगे सर इसका जो स्केड्यूल है, यानी जो अनुसूची है सर, वो तो 12 नंबर की है। लेकिन जब इसकी नगर पालिका की जो है भाग की बात करते हैं, यानी पार्ट की बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे सर? पार्ट 9A। याद रखना, यानी भाग क्या है? 9A में हमने क्या जोड़ दिया? नगर पालिका जोड़ दिया भाई साहब। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंपल है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये, है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप लोगों को लग रहा ये तो हलवा है ना? चलो बहुत बढ़िया, हेंस आंसर इज द बी। चलो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है सर सवाल? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 को। आपको एक मैचिंग दी गई है, लेकिन आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है बार बार कि सर इसमें से सही कौन नहीं मिलावट है, कौन सही नहीं मिला है, ये आपको बताना है। सभी लोग मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा जो है मैचिंग सही नहीं है, कौन सा जो मिलाप है वो सही नहीं है। चलिए बात करते हैं। सिटीजनशिप भारत के कौन से भाग में है? तो सर आप बोलोगे सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल सही बात है, भारत के सेकंड ही भाग में, यानी भाग 2 में ही तो नागरिकता के बारे में बात बोलते हैं। सर कौन से अनुच्छेद में? सर ये तो आपने बताया था, है ना सर? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसी के बारे में तो बात करते हैं हम लोग।
किसके बारे में? सर नागरिकता के बारे में। चलिए बात करते हैं सर, मौलिक अधिकार भारत के संविधान में क्या तीसरे भाग में जोड़े गए हैं? जी सर, तीसरे भाग में क्या है? भारत के संविधान के तीसरे भाग में क्या है? सर मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। चलिए इतनी बात हमें ये भी समझ में आ गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट बात को समझने का। सर बात की मौलिक कर्तव्य की बात, क्या मौलिक कर्तव्य की बात हम जब करेंगे तो क्या सर ये 6th ए में जोड़ा गया है क्या? यानी छठे भाग का ए पार्ट में जोड़ा गया है? तो क्या बोलोगे? अरे सर रुको, है ना, अरे सर आप रुको, कहां आप क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। ठीक है, ये कहां पे जोड़ा है? मौलिक कर्तव्य कहां जोड़ा है सर? आप बोलोगे कि सर ये जोड़ा गया है कहां पे? आप बताओगे सर ये जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य कहां पे? आप बोलोगे सर ये पार्ट 4 में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा है? पार्ट 4 ए में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी 4th ए में जोड़ा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सर, यानी ये इनकरेक्ट हो गया सर। ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया सर? इनकरेक्ट हो गया। आंसर हमारे पास मिल गया। अभी देखो नीचे वाला जो है ना, इसमें बोला है राज्य के बारे में। सर राज्य के बारे में कहां बात की गई है? सर राज्य के बारे में बिल्कुल सही बात है। राज्य के बारे में कहां बात की गई है? मैंने अभी अभी बताया था कि संविधान के भाग 6 में क्या बोला है? राज्य के बारे में बात की गई है। यदि मैं वही बात करूं यूनियन के बारे में, यानी यूनियन मतलब यानी संघ के बारे में, तो संघ के बारे में यदि बात की गई है तो किसमें? संविधान के भाग 6 में नहीं बल्कि भाग 5 में इसके बारे में बात की गई है। किसमें? भाग 5 में संघ की बात, और भाग 6 में किसके बारे में बात की गई है? सर भाग 6 में किसके बारे में बात की गई? याद रखना दोस्त, भाग 6 में राज्य के बारे में बात की गई है। हेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, क्योंकि हमें सही नहीं बताना था, यानी कौन सा इनमें से सही नहीं है, यानी ये वाली बात सही नहीं है। ये बात कहां की है? आपसे पूछा जाए सवाल कि सर जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य हैं, वो कहां पे हैं? तो आप बताओगे संविधान के भाग 4 और पार्ट ए में है। किसमें है सर? भाग 4 पार्ट ए में ये प्रोविजंस हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, ये सब चीजें याद हो रही है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? सवाल आ गया ना, क्या पूछा जा रहा है? सवाल क्या पूछा? अभी अभी डिस्कस किया था। आप सभी लोग मुझे बताएंगे क्या आंसर होगा सर? यहाँ पे भाग की बात की जा रही है। कौन से भाग में क्या बोला गया? यहाँ संविधान की जो है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान के किस भाग में जोड़ी गई है? सो वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा पार्ट 9। अभी अभी तो आपने बताया है पार्ट 9 में पंचायती राज जोड़ी गई है। सर यहीं पे आपने बोला था कि स्केड्यूल कौन सा है, फिर से याद दिला दो एक बार, यानी अनुसूची कौन सी थी? तो ये बता दोगे सर, ये थी 11वीं अनुसूची, है ना, में क्या जोड़ा गया? पंचायती राज जोड़ा गया है। बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। व्हाट वाज द करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, बताएंगे सभी लोग, व्हाट वाज द करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन 26th ऑफ जैन, है ना, 26th ऑफ जैन, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 26th ऑफ जैन, ऊपर लिखा ना 26th ऑफ जैन, 26th ऑफ जैन, इंग्लिश में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो 26th ऑफ जैन 1950। आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो भारत की स्थिति थी वो क्या थी? आप मुझे बताओगे इन 4 ऑप्शंस में से। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था क्या भारत का संविधान में? क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा था? तो आप बोलोगे नहीं सर यहां पे कंप्लीट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये बात की गई थी क्या? देखते हैं। सर यहां बोला है टोटल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या ये बात सही है? टोटल सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या ये बात की गई है? सर टोटल सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप बोलोगे सर देखो पहली बात कि सर ये सोशलिस्ट और सेकुलर तो ये जोड़े गए शब्द कब? 42वें संविधान संशोधन में। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात है, यहां बात बोला गया टोटल जो है टोटल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सर टोटल नहीं, बेसिकली हम कंप्लीटली सोवरेन हो गए थे। याद रखना क्या हो गया?
क्या हो गए थे सर? कंप्लीटली सॉवरेन हो गए थे। याद रखना, कंप्लीटली सॉवरेन यानी अब हम किसी के गुलाम नहीं है। हमें क्या करना है अपने देश में ना, हम खुद करके रहेंगे। यानी भारत क्या है दोस्त? डिसीजन मेकिंग में, यानी भारत को क्या पॉलिसी बनाना है, क्या कानून बनाना है, क्या नियम बनाना है, ये कौन बनाएगा? हमारे देश डिसाइड करेगा, हमारे देश की सरकारें डिसाइड करेंगी। बाहर का कोई व्यक्ति अब हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। हेंस हम कह सकते हैं कि हम क्या हो गए थे सर? कंप्लीट सॉवरेन हो गए थे सर, कंप्लीट डेमोक्रेटिक हो गए थे, क्योंकि हमने सबको क्या दे दिया था सर? वोटिंग का अधिकार, है ना। 21 साल से, उस टाइम पे एज कितनी रखी हम लोगों ने? 21 साल से ज्यादा के लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया। लेकिन हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, यानी 61वें संविधान संशोधन से, 61वें संविधान संशोधन से हमने क्या कर दिया? एज को घटा दिया। यानी 21 साल से एज को क्या कर दिया? कम करके 18 साल हमने वोटिंग की एज कर दी कम। बहुत बढ़िया। खैर, आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, है ना। आंसर क्या हो जाएगा सर? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस? अब देखो ये सवाल, यदि आपने प्रियम्बल को ध्यान से देखा होगा, यदि जो मैंने प्रस्तावना आप लोगों को पढ़ाई थी, यदि उसको आपने ध्यान से देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों का सही हो जाएगा। सर सवाल क्या कहता है? ये बोल रहा है कितने प्रकार के जस्टिस दिए गए हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये सवाल इसमें बोल रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और जो है भ्रातृत्व यानी भाईचारे का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। आप मुझे बताएंगे कि सर कितने बार जस्टिस की बात की गई है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, आपको क्या रखना है? SEP, है ना सर। क्या? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, यानी 3 प्रकार की तो जस्टिस की बात की गई है। यदि आप इतना ही आंसर आप कर लेते सर, आप अपने आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, है ना, क्योंकि सबसे पहले क्रम की बात की जा रही है। उसी क्रम में क्रम बताना है। सबसे पहले जस्टिस। सर जस्टिस कितनी बार दिया गया? कितने प्रकार का जस्टिस देना है? 3 प्रकार का जस्टिस देना है। याद रखना, 3 प्रकार का जस्टिस देना है। आइए चलते हैं, हम थोड़े से प्रियम्बल पर नजर डाल लेते हैं। सबसे बढ़िया, ठीक है, एक बार याद भी हो जाएगा, है ना। तो सर याद रखना, हमारे जस्टिस की जब हम भी बात करेंगे तो 3 प्रकार का जस्टिस देना है, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, है ना। तो 3 प्रकार की जस्टिस की हम बात की जाएगी। जब लिबर्टी की बात करेंगे, याद रखना दोस्त, कभी भी पूछा जा सकता है, नहीं पूछा गया अभी, आपसे पूछा जा सकता है कि सर लिबर्टी कितने प्रकार की हमें देना है? तो किस किस प्रकार की? सब थॉट की, है ना, एक्सप्रेशन की, 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद बिलीव्स की, फेथ की एंड वर्शिप की हमें क्या देना है? लिबर्टी यानी फ्रीडम देना है एक प्रकार से। बहुत बढ़िया। सर इक्वालिटी कितने प्रकार की देना है? सर 2 प्रकार की, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की, है ना। इक्वालिटी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सर फ्रेटर्निटी तो एक ही प्रकार की बोली ना, अलग से कोई फ्रेटर्निटी की तो बात ही नहीं है। तो आइए चलते हैं, फिर से हम अपने सवाल को विजिट करते हैं, फिर से हम सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, अब देखो हमने क्या बोला? जस्टिस। बहुत बढ़िया। जस्टिस हमें कितना देना है? 3 बार देना है। 3 प्रकार के जस्टिस देना, 3 बार नहीं, 3 प्रकार के, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो है सोशल जस्टिस। फ्रीडम यानी लिबर्टी की बात करें तो 5 प्रकार की लिबर्टी की हमने बात की। इक्वालिटी की बात करें तो 2 प्रकार की हमें इक्वालिटी की बात की है, और जब फ्रेटर्निटी की बात करें तो 1 प्रकार की फ्रेटर्निटी की बात की गई है। हेंस आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आपके पास सिर्फ 5 क्वेश्चन और बचे हैं, इसलिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लो। सभी लोग लाइक कर लेंगे, सेशन जितने लोग भी देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? आपको मुझे बताना है कि निम्नलिखित में से, यानी ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं, इनमें से कौन ये बताता है कि भारत जो देश है वो कैसा है? वो सेकुलर कंट्री है। कैसा है दोस्त? सेकुलर स्टेट है। तो आप क्या बताओगे? सर ये तो प्रियम्बल में मैंने पढ़ा था कि अपने देश को कैसा बनाना है? सेकुलर स्टेट बनाना है। कैसा बनाना है? सेकुलर। कौन कौन सा? 5 शब्द याद होना चाहिए। सॉवरेन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, सेकुलर बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, रिपब्लिक बनाना है। ठीक है, याद रखना कौन कौन सा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक।
तो कितना हो गया 5 जो है हमें 5 शब्दों को याद रखना है। तो उसमें ही बोला हमने कि सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म तो सर हमने प्रियम्बल में बात की गई थी। सर कहां बात की? सर हमने प्रियम्बल में अभी अभी तो बात की। सर अभी अभी तो बात की, आप क्या भूल जाते हो क्या? सर क्या आप भूल जाते हो क्या? आप ये सोच रहे होगे सर ये तो अभी अभी बात की, सोवरेन बनाना है ना। ये क्रम याद रखना प्लीज दोस्तों, बार बार मैं आप लोगों को याद बोलता हूं कि इसको याद रखना, इस क्रम को याद रखना। आपसे इस क्रम से सवाल पूछे जाते हैं कई बार, है ना। और क्रम जब याद नहीं होगा तो आपका आता हुआ क्वेश्चन, आपने पढ़ा है, इतनी मेहनत की, सब कुछ की, आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये बात मुझे क्लियर हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, वेरी गुड। जो लोग भी आंसर करेक्ट दे रहे हैं, यानी जो लोग भी प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल उनका आंसर क्या है सर? सही है। उनका आंसर क्या है? बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है सर? सही है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्या है सर सवाल? नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, सभी लोग देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, भारत के संविधान के अमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है ना। कुछ लक्ष्य की बात की गई है। संविधान में क्या किया बोला गया है? संविधान के कुछ गोल हैं। द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एंश्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी हमारे भारतीय संविधान का क्या मुख्य उद्देश्य है जो कि सिटीजन्स को देना चाहता है, सिटीजन्स की तरफ उसका क्या उद्देश्य है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। चलिए देख लेते हैं सर एक एक करके ऑप्शन। पहली बात है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देना है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर। सोशल भी देना है, इकोनॉमिक भी देना है, पॉलिटिकल भी देना है। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस भी देना है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात क्या की जाती है? बिल्कुल सर, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है। चलो भाई कहां पे बात होगी सर? ये तो प्रियम्बल में ही तो बात कर रहे हो सर। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देना है। बिल्कुल सर, सभी को समान अवसर देना है। सर अभी अभी तो आपने प्रियम्बल में बताया रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल, क्या हर एक व्यक्ति को क्या है दोस्त? व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार है। सर बिल्कुल अधिकार है, सबको अपनी प्रतिष्ठा का अधिकार है ना। भारतीय संविधान कहां इंश्योर करता है? सर आप बोलोगे सर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में क्या बोला गया है? सर गरिमामय जीवन। क्या बोला गया है? गरिमामय जीवन। ठीक है, क्या बोला गया है दोस्त? गरिमामय जीवन के बारे में यहां बात की गई है। चलो बहुत बढ़िया। सो हेंस ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यू ऑल आर द ऑफिसर्स, है ना। आप सब लोग ऑफिसर्स हैं, सभी लोगों का आंसर लगभग करेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है सर? याद रखना, भारतीय विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि किस पार्ट को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। यदि आपको इतना सवाल आए तो आप बताओगे, याद रखना इसमें आपको कुछ फैक्चुअल चीज याद रखना है कि सर यदि बोला जाए कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकेला बोले तो आप बताओगे सर ये क्या है? सर प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। प्लीज नोट इट डाउन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया? प्रियम्बल को कहा गया है। याद रखना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, प्लीज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर यानी B.R. अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान निर्माता थे, ठीक है। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब की वजह से आप बताओ कि इन्होंने किस अनुच्छेद को, संविधान के किस अनुच्छेद को क्या बोला? यहां पे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला सर? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है ना। तो सर अनुच्छेद 32 है। सर कौन सा है? अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या बोला? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों बोला? मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट में बताया था, क्योंकि भैया यदि आपको फंडामेंटल राइट दे दिए जाए फंडामेंटल राइट दे दिए जाए और यदि उनको जो है इंप्लीमेंट करने की कोई जगह ना हो तो ऐसी स्थिति में क्या मतलब उन अधिकारों का? यानी यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो आप कहां जा सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 का उपयोग करते हुए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। सर क्या है क्वेश्चन नंबर 23? क्या है सर क्वेश्चन नंबर 23?
3। आइए देख लेते हैं, ठीक है सर। आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सप्लेन्ड, है ना। आपको बताना है इसका आंसर, क्या आंसर बताना है दोस्त आपको, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए देख लीजिए प्रश्न को एक बार फिर से आप देख लेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या बोलता है सर, द आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट। क्या ये बात सही है? क्या फंडामेंटल राइट्स में, क्या फंडामेंटल राइट्स में भारतीय संविधान के ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है एक प्रकार से, या आइडियल्स की बात की गई है? तो आप क्या बोलोगे? जी सर, फंडामेंटल राइट में क्या बात की गई है, इसके बारे में बात की गई है। देख लेते हैं सर, इन द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्या ये बात सही है? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में इसके बारे में बात की गई है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट बात, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बिल्कुल सही बात। देखो आपको क्या करना था इसमें, ये भी ऑप्शन करेक्ट था, ये भी ऑप्शन करेक्ट था, है ना। याद रखना ये दोनों ऑप्शन करेक्ट थे, परंतु हमें ऐसी स्थिति में जहां पर दो से ज्यादा ऑप्शन एक करेक्ट मिल रहे हो, और लेकिन जो ज्यादा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट लग रहा हो, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन जो ज्यादा करेक्ट लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है सर, उसी आंसर को हमें चूज करना होता है, उसी आंसर को क्या करना होता है, हमें समझना होता है, उसी क्वेश्चन को हमें सही लगाना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। 23 हो गए, आप 24 एंड 25, है ना। दो क्वेश्चन और बचे हुए। आइए चलते हैं जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है सर क्वेश्चन? नेक्स्ट जल्दी से क्वेश्चन बताओ आप सर। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन सही है? आपको सीधी सी बात बताएं, बिल्कुल सरल सवाल है ना। और उम्मीद है कि आप यदि बिल्कुल पढ़ा भी नहीं होगा ना, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक जनरल लेवल का है, बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। 4 ऑप्शन क्या है सर? पहली बात की गई है कि सर सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसी बात की गई है कहीं पे? क्या भारत के जो संविधान है उसमें कहीं पे ऐसा कहा गया है कि जो सामाजिक जो है समानता को नहीं स्टेब्लिश करना है, ऐसा कहा गया है? बल्कि उल्टा कहा गया है ये कि भारत में सामाजिक समानता को स्टेब्लिश करना है। कैसे करना है सर? आपने बताया तो था आर्टिकल 17। सर आपने अनुच्छेद 17 तो बताया था, जिसमें आपने क्या बताया था? उसमें बताया था कि आपको अस्पृश्यता का अंत करना है, यानी अनटचेबिलिटी का अंत करना है। हेंस फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा सर, फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे ऑप्शन को। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द कंट्री। क्या भैया हमारी समाज सभी बराबर है क्या? नहीं है भैया। यहाँ पे आप देखो इतनी जातिवाद है, इतनी जो है धर्मवाद है, अपना अपना धर्म की अपनी अपनी बातें करते हैं, अपनी अपनी जाति की अपनी अपनी बातें करते हैं। सर सोशल इक्वालिटी की तो बात ही नहीं की जाती, है ना। ये हमारे संविधान मेकर्स का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, उनका उद्देश्य है कि हमें यहाँ इक्वालिटी बनाना है, यानी संविधान में इक्वालिटी बनाने की बात की गई है, लेकिन संविधान में अभी इक्वालिटी नहीं है, सोशल इक्वालिटी नहीं है। हेंस सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया। देखते हैं तीसरा देखते हैं सर, सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड सर, बिल्कुल, है ना। संविधान ने क्या किया? गारंटी किया है समाज में सामाजिक क्या करना है सर? सामाजिक बराबरी हमें लाना है। क्या करना है सर? सामाजिक समानता लाना है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आप जिन जिन लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो आप सभी लोगों का क्या है? सी ऑप्शन यदि आपने दिया है तो ये आंसर आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न सर, ये है आपका अंतिम प्रश्न, ठीक है। बहुत बढ़िया, देख लेते हैं सर क्या है अंतिम प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? यानी कि भारत की संप्रभुता के बारे में निम्न में से क्या सही है? क्या पूछना है? सही है। याद रखना इस शब्द को ना अंडरलाइन कर लिया करो, सॉरी, है ना। इस शब्द को क्या कर लिया करो? अंडरलाइन कर लिया करो, जैसे कि करेक्ट, है ना।
कहीं पे इनकरेक्ट पूछा जाता है, कहीं करेक्ट पूछा जाता है, कहीं नॉट करेक्ट पूछा जाता है, इसलिए शब्द को अच्छे से पढ़ लिया करो। आइए चलते हैं, हम लोग दोनों स्टेटमेंट को व्याख्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। सर पहला स्टेटमेंट क्या है? सर इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। क्या भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है? जी सर, भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है, बिल्कुल सही बात है ना। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद भारत के पास ऑप्शन था, भारत को क्या दिया? मौका दिया गया कि भाई साहब आपको कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना है या नहीं बनना है। तो भारत ने क्या बोला? भाई बन जाएंगे मेंबर, क्या घाटा तो कोई है नहीं, मेंबर बन जाते हैं। बल्कि जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री हैं उनमें आपसी का जो यदि सद्भाव बना रहा तो कुछ फायदे भी हो सकते हैं। तो हमने इसके मेंबर बन गए, यानी भारत क्या हो गया? कॉमनवेल्थ का मेंबर तो हो गया। आइए बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कॉमनवेल्थ मेंबर रिड्यूस इंडियाज सॉवरेनिटी, यानी भारत की संप्रभुता को क्या कॉमनवेल्थ जो है मेंबरशिप कम करता है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। भाई अपनी संप्रभुता से हम समझौता थोड़ी करेंगे, हम पूरी तरीके से सॉवरेन हैं। हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पहले ही लिखता है कि हम भारत के लोग, हम भारत को कैसा बनाने वाले हैं? सर हम भारत को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनाने वाले हैं। यानी कि भैया एक बात तो क्लियर हो गई कि भैया अपनी सॉवरेनिटी से हम संप्रभुता से कोई समझौता तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हेंस फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, परंतु सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। हेंस आंसर क्या हो जाएगा? सर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा सर? ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई सब लोगों को। देखो दोस्त, अभी हम लोगों ने क्या किया? 25 क्वेश्चंस किए। कितने? 25 क्वेश्चंस किए। इसके बाद हम लोग कल फिर से क्वेश्चन करेंगे 25 जबरदस्त इसी तरीके से। आप लोगों को क्या करना है? समझ में आ गया आप सब लोगों को क्या करना है? आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बहुत सही आंसर दिए। आप सभी लोगों को क्या करना है? देखते रहना है एग्जामपुर चैनल को, डिफेंस वॉरियर को। यदि वर्दी का शौक है तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी ही पड़ेगी। मेहनत जो ज्यादा करेगा उसको सफलता भी उसी हिसाब से मिलेगी। इसीलिए अच्छी रैंक लाओ, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, जबरदस्त तरीके से। पूरा एग्जामपुर परिवार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। कल इसी समय पर इसी चैनल पर यही मिलेंगे इन्हीं एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस सेशन में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।